नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए। इस सेगमेंट में आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता अजय कुमार से। अजय कुमार जी भारतीय जनता पार्टी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं और 2015 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मीनापुर विधानसभा चुनाव लड़ा था और इनकी तैयारी इस बार भी चुनाव लड़ने की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अजय कुमार जी इस समय ऑन स्क्रीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर। विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है। जी जी, तो करीब आ चुका है। क्या लगता है पिछली बार जो स्थिति था, जो समीकरण था, उसमें आप चुनाव लड़ रहे थे अकेले, लेकिन इस बार आप मतलब अकेले से मेरा मतलब है कि उस समय जदयू नहीं था आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी तो उस समय भी थी, लेकिन जदयू नहीं था आपके साथ। इस बार आपके साथ जदयू है। तो आपको क्या लगता है कि जदयू और बीजेपी दोनों के आ जाने के बाद मीनापुर, जहां से आप दावेदारी रखते थे या पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था, क्या लगता है कि इस बार ये कहां जाएगा सीट? क्या बातें हो रही है आप लोगों की? ये सीट बीजेपी के पास रहेगी। जी जी, निश्चित तौर पर यह सीट बीजेपी के पास रहेगी। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु मुझे नहीं दिखता है। लेकिन नहीं, आपके तो सहयोगी जदयू के लोग तो दावा करते हैं कि ये जदयू का तय हो चुका ये ऐसा कहीं से नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह के लिए ऐसा बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा मुझे कहीं से नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है कि हाँ जदयू के लिए ये सीट रह गया हुआ है। अगर कोई ऐसा मीनापुर में जदयू के नेता होते तो नीतीश जी पिछले बार ही ये मीनापुर सीट नहीं छोड़ते। मीनापुर में जदयू के पास कोई इस स्तर का नेता नीतीश जी को नहीं लगा कि हाँ हम चुनाव लड़ाएंगे तो चुनाव हम जीत जाएंगे। इसलिए पिछले बार भी पूरे बिहार में बराबर बराबर सीटों पर जदयू और आरजेडी लड़ी थी। तो मुजफ्फरपुर जिले में मात्र 3 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ने का काम किया। वो जहाँ मुजफ्फरपुर और कुढ़नी। लेकिन अजय बाबू, आप कह रहे हैं कि मीनापुर में कोई नेता ही नहीं है। यहाँ तो जदयू में तो टिकट के लिए मारामारी चल रहा है। एक नहीं कई नेता हैं जो प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग दावा भी कर रहे हैं कि साहब हमारा फाइनल हो गया है। यहाँ तक कि कुछ दूसरे विधानसभा क्षेत्र के नेता का भी नाम बहुत जोरों से उछाला जा रहा है। तो नेताओं का तो अभाव वहां दिखता नहीं है। नेता का अभाव दिखने का इस सेंस में कहने का मतलब था कि जो मतलब राजद महागठबंधन को परास्त कर सके। नेता तो पिछले बार भी जदयू में हमको लगता है कि 1 दर्जन से ऊपर लोग नेता थे यहाँ पर मीनापुर में जदयू में। आज भी बहुत सारे नेता हैं। नेता रहने का कहने का सेंस ये है सर कि जो विजय दिला सके, जिनके नेतृत्व में हर परिस्थिति में एनडीए गठबंधन जीत सके और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बन सके, इसके लिए मीनापुर सीट एनडीए जीते, ऐसा उनको नहीं लगा होगा। तब तो ये इस सीट को लेने का काम माननीय नीतीश जी एनडीए के घटक दल और एलजेपी के भी का भी दावा इस बार मीनापुर में चल रहा है। उनके भी नेता आ गए। जी जी, लेकिन हम जैसा कि हारने के बाद और अभी वर्तमान में लगातार लोगों के बीच रहने का काम किए हैं, आने जाने का काम किए हैं। लोग बाहरी को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मीनापुर का जनमानस कहीं से बाहरी नेताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इनकेस अगर आपको मौका नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? हम अगर किसी भी मीनापुर के नेता को, एनडीए के नेता को अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग उसके साथ तन धन से रहने का काम करेंगे। मतलब आपके हिसाब से एनडीए का चाहे जो भी उम्मीदवार आएगा आप उसके साथ जाएंगे? जी 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 जी। लेकिन जदयू के लोग तो कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो आपका तो बीजेपी के लोग एनडीए का साथ नहीं दे रहे हैं, एनडीए के बहुत खिलाफ हैं। बहुत आप माननीय मुख्यमंत्री जी जो एनडीए के बड़े नेता हैं बिहार में, उनके खिलाफ आपके लोग कैंपेन चलाते रहते हैं, अनाप शनाप लिखते रहते हैं।
नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सारा पूरा एनडीए एकजुट है और समय आने पर हम लोग सब लोग पूरी एकजुटता के साथ, दृढ़ता के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। थोड़ा सा इसमें परेशानी आ रही है कि जो जनता का जनमानस देख रहे हैं, बाहरी लोगों को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं है और बाहरी कोई लोग एनडीए से आवेंगे, उस परिस्थिति में हमको लगता है कि परेशानी हो सकती है। नहीं, आप कह रहे हैं कि एनडीए सब एकजुट है, एनडीए में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ही के एनडीए के एक बड़े सहयोगी हैं जदयू, कहते हैं कि जय श्री राम बहुत नहीं चलेगा। वो आपका जो स्लोगन है उनसे उनको थोड़ी आपत्ति है। जय श्री राम तो उनके कहने से जय श्री राम नहीं चलेगा, ये ऐसा थोड़ी होगा। जय श्री राम हिंदुत्व, चाहे हिंदू ही इस देश की मूल में विद्यमान है। इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारा का प्रतीक है हिंदुत्व। हिंदुत्व से ही एकता, अखंडता और भाईचारा की धारा निकलती है। इसलिए ऐसा कहना कि जय श्री राम नहीं चलेगा, ये बचकानापन इसको कह सकते हैं। जी। तो उनका ये भी कहना है कि आप चूंकि हिंदुत्व के तरफ कुछ ज्यादा झुकाव कर दिए, इसलिए अल्पसंख्यक वोटर्स जो हैं वो आपसे थोड़ा नाराज हो गए, इसका आपको नुकसान हो जाएगा। कोई अल्पसंख्यक वोटर्स का नुकसान नहीं होने वाला है। हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी दूसरे के धर्म में दखल दहानी करते हैं, उनके हस्तक्षेप करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हम अपने धर्म के लिए काम करते हैं, वो अपने धर्म के लिए काम करते हैं। इसमें एक दूसरे से लड़ने भिड़ने की बात तो है नहीं। राम मंदिर बन गया, मतलब बन गया से मतलब कि वहां बनना, वहां कार्य आरंभ हो गया। जी जी जी। तो आप इस विधानसभा चुनाव में इसको उठाएंगे क्या? राम मंदिर बना है तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का जो 3 मूलभूत घोषणा पत्र था, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर के चलने का काम करती थी, चल रही थी, वो उसमें से एक राम मंदिर भी था और वो पूरा हुआ है। तो इसको लेकर के हम लोग चलेंगे ही। और ये इसका लाभ मिलेगा आपको? निश्चित मिल रहा है, निश्चित मिल रहा है। मोदी जी जो काम किए हैं, ये 500 साल पुराना विवाद रहा है भारतीय राजनीति में, तो और उसका समाधान हुआ है और बहुत ही शानदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इसका निर्णय हुआ और भारतीय जनमानस इसको हाथों हाथ ले रही है, इसका स्वागत करती है, इसका अभिनंदन कर रही है। लेकिन आपके जो विरोधी हैं उनका तो आप पर इल्जाम है कि इससे दलितों को तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कह के वो दलितों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्या है, ये गलत सोचते हैं वो लोग। एकदम दलित भी हिंदुत्व के प्रति और हिंदू 370 कहना है कि कश्मीर में जो 370 लगा उससे भी दलित को कोई लाभ नहीं हुआ। दलित को कैसे 370 लगा है तो उससे लाभ नहीं होगा? 370 धारा समाप्त होने के बाद वहाँ पे दलित को आरक्षण मिलने का काम हुआ है। वहाँ जो दलित रह रहे थे उनको कोई आरक्षण नहीं था, तो वहाँ पर आरक्षण मिलने का काम हुआ है दलित भाई, इसलिए निश्चित तौर पर फायदा हुआ और हम लोग के साथ रहेंगे। 370 से दलित भाई को फायदा है। अभी मुख्यमंत्री जी एक कानून बनाए हैं अपने कैबिनेट से कि अगर किसी दलित परिवार के घर में हत्या होगी तो उसको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। आपको लगता है इसका लाभ मिलेगा आपको? इसका लाभ है, ये जरूर मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। आप समर्थन करते हैं इसका? अब हम एनडीए के हमारे प्रमुख घटक दल हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव होना है, तो हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। विपक्ष का कहना है कि कोरोना और फिर उसके बाद बाढ़, माहौल पूरी तरीके से एनडीए के खिलाफ बन चुका है और ऐसे में विधानसभा चुनाव कैसे फेस करेंगे आप? एकदम से माहौल एनडीए के पक्ष में है। आज तक किसी भी विपदा की घड़ी में
केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार जितना गरीबों को मदद करने का काम की है, दिल पर हाथ रख करके पूछे महागठबंधन के लोग कि जब 2004 में जब बाढ़ आई थी तो उस समय क्या हुआ था, कितने गरीबों को वो तो दूध, जो बच्चों का दूध था उसको भी लूट लेने का काम किए थे। गरीबों तक कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई थी। लालू जी कहते थे कि इतना पानी तो हमारा पारा पी जाएगा, इसे हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? कभी इस कोरोना पीरियड में माननीय प्रधानमंत्री नवंबर तक गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज, एलपीजी गैस 3 महीने का, जनधन खाते में 500 रुपया देने का काम, दाल में फ्री में किए हैं। और इस कोरोना पीरियड में ही इस देश की प्रगति के लिए, किसानों की प्रगति के लिए व्यापक पैमाने पर पैकेज देने का काम। अभी आपने कहा कि दाल, हम आपका पढ़ रहे थे सोशल मीडिया पर, तो आपने ही लिखा है 18 तारीख को, 18 अगस्त को आपका एक पोस्ट है जिसमें आप दाल को लेकर के बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं। आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर दाल नहीं मिलता है तो आपसे संपर्क करें। डीलर से भी आप अपील कर रहे हैं कि लोगों को दाल दिया जाए। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगा कि दाल बट नहीं रहा है, जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं रहा। इससे पहले कोरोना काल में भी आप हमारे अगर फेसबुक पर देखे होइएगा तो उस समय भी हम डीलर से भी अपील किए थे और जनता से भी अपील किए थे, लोगों से भी अपील किए थे कि इस संकट, महासंकट की घड़ी में वो लोगों के काम आए। उनको जो मुफ्त राशन देने की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है उसमें गरीबों को सहयोग करें, वो दिलवाएं। लोग ऐसा करते हैं, प्रयास करते हैं, डीलर के द्वारा ये प्रयास होता है कि भाई ज़्यादा अन्न का कालाबाजारी करने का वो काम करते हैं। तो हम जब जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग का दायित्व बनता है कि जो सरकार की योजना है वो 100% जमीन पर उतरे, धरातल पर उतरे। सरकार की योजना तो बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाने का खामियाजा आखिरकार तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। जी, भुगतना पड़ता था। हम लोग विधायक जी के जो साला है उनके डीलराई को भी खत्म कराने का काम हम लोग किए ना। नाक रगड़ते रह गए विधायक जी, लेकिन उनके साले का डीलराई हम लोग खत्म कराए। ये क्रेडिट हम लोगों को जाता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है और उन्होंने अपने साला को भी नहीं बख्शा, उसको भी हटा दिया। साला को नहीं बख्शा, ये तो मीनापुर की जनता जान रही है, देख रही है कि इसे उनके जब विधायक बने तो उनके अधिकार और प्रभाव से पूरा मीनापुर को लूटने का काम किए हैं। ये मीनापुर की जनता देख रही है कि मीनापुर की जनता देख रही है, और मीनापुर की जनता ये भी देख रही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में किस ढंग से लूट मचाने का काम किए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सोलर लाइट लगाने का काम किए हैं। सोलर लाइट जनता के घर आंगन को रोशन करने के लिए नहीं हुआ है। कहाँ लूट कर रहे हैं, कहाँ लूट कर रहे हैं आपके समझ से विधायक जी? देखिए कौशलेंद्र बाबू, मैं एक बात कहना चाहता हूं और पूरी मीनापुर की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को ये नियत का आकलन करना है, मुख्यमंत्री, अभी तो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है, पहले विधायक योजना के नाम से उसको जानते थे लोग, तो उनके द्वारा ये मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना या विधायक योजना का एक गाइडलाइंस होता है कि किन किन कामों को कराना होता है। हम लोग पिछले 15 साल से पिताजी विधायक रहे, मंत्री रहे, हम लोग के भी समय सोलर लाइट लगाने का प्रावधान था। लेकिन इस चैनल के माध्यम से भी आपको कहना चाहता हूँ, आपका नाम मैं सब हर जगह कहता हूँ आपको कि हम लोग 15 साल में एक सोलर लाइट दिए बाबू को, इसलिए दिए कि भेजने में परेशानी होती थी, बैटरी का लाइन नहीं रहता था उस समय, इसलिए एक सोलर लाइट दिए हम लोग पूरे 15 साल में। कोई रिकॉर्ड उठा करके देख सकता है, हम लोग कोई दूसरा सोलर लाइट लगाने का काम नहीं किए। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मतलब उनके मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का 80% का पैसा का खर्च वो सोलर लाइट में किए हैं। सोलर लाइट क्या है, कितनी जनता का कितना विकास हो सकता है, भला हो सकता है, ये जनता भी जान रही है। सोलर लाइट के अलावा भी कहीं कोई प्रॉब्लम आपको दिख रहा है? और कहीं प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। जन वितरण प्रणाली हम कह रहे हैं ना कि अपने अधिकार और प्रभाव का इस्तेमाल वो मीनापुर की जनता को लूटने के लिए किए। तो आज जन वितरण प्रणाली में जितनी लूट मची हुई है, दाखिल खारिज में जो लूट मची हुई है,
हम ये नहीं कहते हैं कि ये कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो जाता है तो पूरी तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा, लेकिन उसके अपने अधिकार और प्रभाव का इस्तेमाल वो भ्रष्टाचार से लड़ने में कर सकता है। लेकिन जो जन वितरण प्रणाली में जो लूट मची, जो आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में लूट मची, जो आपको ये मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में लूट मची, जो दाखिल खारिज में लूट मची, विपक्ष का काम होता है, ठीक है, पदाधिकारी उनको बहुत तरजीह नहीं दें, उनकी बातों को नहीं सुन सकें, लेकिन आप धरना प्रदर्शन तो कर सकते हैं, उनके खिलाफ आवाज तो बुलंद कर सकते हैं, लेकिन आपने आवाज बुलंद नहीं किया, एक बार धरना प्रदर्शन करने का काम इन विषयों पर कभी नहीं किया। इसका मतलब है आपको क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? मिली भगत है, साफ साफ बंटवारा का मुद्दा है। इस अभी जो 6,000 रुपया जो लोगों को बीच जा रहा है, इसमें भी पदाधिकारी और विधायक जी के बीच मिली भगत का काम है, इसमें भी लूट मचा रहे हो। वो 6,000 रुपया विधायक जी अनुश्रवण समिति की बैठक में घोषणा किए कि सारे लोगों को 6,000 रुपया, जितना भी लोगों का लिस्ट आएगा 6,000 रुपया मिलने का काम होगा। लेकिन हम पहले से बीडीओ साहब को चेताए भी थे कि भाई आपको जितने लोगों को देना है उतना ही का लिस्ट मंगवाइए। लेकिन ये लोग जब समझा कि उतना ही लोगों का लिस्ट मंगवाएंगे तो घपला घोटाला करने में नहीं बनेगा, इसलिए सारा का सारा लिस्ट मंगा लिए। अनाप शनाप जितना देना था उसका 1.5 गुना करीब लिस्ट मंगा लिया गया, और जिनको नहीं भी भेजना चाहिए था, एक पंचायत में डबल नाम भेजा गया, एक पंचायत के लोगों को दूसरे पंचायत में भी पैसा लेकर के 50% लाभुक को, अब 50% पहले विधायक जी, वीडियो और जो ऑपरेटर काम करने वाला है उसके द्वारा बांट का मतलब आपका कहना है कि इन सब चीजों में विधायक जी की संलिप्तता रही? पूरी संलिप्तता है इसमें, नहीं तो आवाज उठाते हो। आप एक अभियान चला रहे थे मार्च में, मीनापुर बचाओ संकल्प यात्रा। जी, कितना बचा पाए आप मीनापुर को विधायक जी से? मीनापुर बचाओ संकल्प यात्रा से मेरा मतलब ये था कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें जनता एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने, एक ऐसे जनप्रतिनिधि को जो चुने जो सही मायने में उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है वो उन तक पहुंचाने वाला हो, ना कि जब कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उससे जो उसको अधिकार और प्रभाव उत्पन्न होता है उसका इस्तेमाल अपने लिए करे और अपने परिवार की उन्नति के लिए करे, जनता की भलाई के लिए करे। इसके लिए लोगों को हम कन्विंस करने का काम किए हैं, और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में जनता ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव जरूर करेगी जो उसके फायदे के लिए होगा, उनके हित के लिए होगा, मीनापुर के हित के लिए होगा। ऐसे लोगों को जनता धूल चटाने का काम करेगी, जो उनको लूटने का काम किया है और उनको बरगलाने का काम किया है, उनको धूल चटाने का काम निश्चित तौर पर करेगी। अजय बाबू, आप जब लूटने की बात करते हैं, आप लूटने की जब बात करते हैं तो आपका हम फेसबुक पेज पढ़ रहे थे, एक पुराना पोस्ट है आपका जो आपने 27 फरवरी 2018 को लिखा था जी, और अभेदपूर्ण है, मेरे समझ में नहीं आया, पता नहीं आपके और दूसरे लोगों को समझ में आया कि नहीं। हम जरा उसको पढ़ देते हैं और जरा उसको आप हमको समझा दीजिए। आप लिखते हैं कि दोस्तों, यह मीनापुर के जनप्रतिनिधि का पटना में निजी बंगला है, जहां कल से मतलब आप 27 तारीख को ये लिख रहे हैं, तो कल मतलब 26 फरवरी 2018 को कल भोज भात एवं जश्न का दौर चला है। जब सारा मीनापुर, पूरा देश धर्मपुर में 9 बच्चों की दर्दनाक मौत से आहत है, बच्चों की मौत पर झूठी संवेदना जताने वालों जनता अब सब जान चुकी है। और अंत में आप एक पंक्ति लिखते हैं, एक शायरी लिखते हैं कि लाख छुपाएं छुप न सकेगा, राज हो इतना गहरा और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। ये कौन है, किनके यहाँ भोज चल रहा है? ये विधायक जी के यहाँ भोज चल रहा था। इसमें कहने में कहीं से कोई हम डरने वाले लोग थोड़ी हैं सर, डरने वाले लोग नहीं है। विधायक जी का चल रहा था, जब उस आपदा की घड़ी में
वो बाद में भी भोज भात कर सकते थे, और उनको छुपाने की जरूरत क्या थी? पटना के निजी बंगला में, मतलब इनका घर है वहाँ, बंगला बनाए हैं वहाँ पटना में? हाँ, वहाँ वहाँ उनका बंगला है। उनकी हमको पता है कि उनकी पत्नी के नाम से है, चाहे अच्छा। उनके परिवार के किन्हीं सदस्य के नाम से मतलब हो सकता है, लेकिन है वो लिए हैं, उसी समय लिए थे। तो मतलब इसका इसका गृह प्रवेश हो रहा था उस दिन, लगता है। आज इसका गृह प्रवेश हो रहा था, जश्न कर रहे थे। जब मीनापुर की जनता शोक में डूबी थी, वो बाद में भी भोज भात कर सकते थे। तो और इस गृह प्रवेश में आपको नहीं बुलाया गया? आप विपक्ष के बड़े नेता हैं, आप उनके मित्र भी हैं। और ऐसे छुपाने की उनको क्यों जरूरत आन पड़ी? यही तो जानने की बात है कि भाई आप मीनापुर के जनप्रतिनिधि हैं, आप अगर बंगला लिए हैं तो आप सबको कम से कम एक मिठाई तो हक बनता ही था ना उस पर, उनको खिलाना चाहिए था। लेकिन तो मतलब आपको नहीं पूछा गया, इसका खींच तो नहीं उतार रहे हैं आप? और नहीं, और उस परिस्थिति में करना भी नहीं चाहिए। उस परिस्थिति बाद में भी भोज भात हो सकता था, ऐसा क्या बात है? जब पूरा मीनापुर मरमाहत था तो बाद में भी भोज भात हो सकता था। और दूसरी बात, छुपाने की क्यों जरूरत आन पड़ी? आपको छुपाने की क्यों जरूरत आन पड़ी? आपको पूरा मीनापुर को बताना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि छुपाने की क्यों जरूरत पड़ी? छुपाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, सो तो हम ठीक से बहुत नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको लगा कि मीनापुर की जनता से छुपाना चाहिए, इसलिए वो छुपाने का काम किए, नहीं बताने का काम किए। जी जी। लेकिन वो तो बहुत आश्वस्त हैं, उनका कहना है कि आप चाहे उन पर जितना भी इल्जाम लगा दीजिए, लेकिन उनका मानना है कि आपके एनडीए में इतना विवाद है, एलजेपी, जदयू और बीजेपी के बीच इतना विवाद है कि वो निश्चिंत हैं कि आपके इसी विवाद के सहारे उनका तो नैया पार हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। कोई विवाद नहीं है सर, समय आने दीजिए, सब सॉल्व हो जाएगा। आपके एनडीए के संयोजक हैं पंकज किशोर पप्पू जी मीनापुर में। जी जी, वो थे, पूर्व में संयोजक थे, अब अभी भी कहते हैं अपने को संयोजक। वो पूर्व में जब उनका भी निर्वाचन हुआ था, लोजपा के अभी दूसरे प्रखंड अध्यक्ष बने हैं। हम लोग 18 जनवरी 2018 को उनका निर्वाचन हुआ था। जी, तो उस कार्यकाल तो बदल गया हुआ है, कार्यकाल बदल गया, उसके बाद चुनाव कोई हुआ नहीं। मतलब अभी आपका मानना है कि अभी एनडीए का कोई संयोजक नहीं है मीनापुर में? अभी तो कोई संयोजक नहीं है, उसकी कोई बैठक नहीं हुई उसकी चुनाव के लिए, और ना ही कोई उसका निर्वाचन हुआ है, चाहे घोषणा हुई उसकी। तो क्या लगता है कि एनडीए के संयोजक नहीं है और चुनाव एकदम सिर पर है, तो इसका कुछ नुकसान नहीं होगा? फिर एनडीए को कैसे एकजुट कैसे करेंगे आप? जनता एकजुट है सर, जनता एकजुट है, और पार्टी भी एकजुट है। नहीं है तो उसका चुनाव हो भी सकता है, तो अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और उसमें चुनाव में कोई विवाद भी नहीं होगा। हम लोग सर्वसम्मति से बैठकर के एनडीए का संयोजक जिसको मेरा कहना यह है कि बना नहीं है अभी, दूसरे कार्यकाल में कोई भी चुनाव होगा तो सर्वसम्मति से हम लोग बैठ करके बना लेंगे, और एकदम से एकजुट होकर के एनडीए चुनाव लड़ेगा। आपके मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी। पिछली बार भी आपसे हमारी बात हुई थी, फिर इस बार हम इस पर आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये शराबबंदी आपके गले की फांस नहीं बनेगा विधानसभा चुनाव में? शराबबंदी तो ये बहुत अच्छा कदम था, ऐतिहासिक कदम है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी दिक्कतें हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं, सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं कि जिस ढंग से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था और वो हो नहीं पा रहा है। कहाँ चूक हो गई? राजनीतिक चूक हो गई या प्रशासनिक चूक हो गई? ये प्रशासनिक चूक है ज़्यादा, हम समझते हैं कि प्रशासनिक चूक है। अगर प्रशासन चाह ले तो इस पर निश्चित तौर पर लगाम लगाया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, ये हो सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा पटना में एक सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को जो शराब माफियाओं ने उनके साथ जो किया है, उसका आप देखे हुएगा, ये खबरें चल रहा है। अभी बिहार सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस तरह की बात अभी 2 दिन पहले भागलपुर से भी आया था, नाथनगर में कुछ इसी तरह का हुआ था।
छिटपुट घटनाएं तो सभी जगहों से हो रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि लोगों में बड़ा आक्रोश है इसको लेकर के, और चुनाव बिल्कुल सिर पर। कोई एक ऐसा मुद्दा होता है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो जनता टोटली मुद्दे पर चुनाव करती है। कोई एक ये मुद्दा ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो एनडीए के चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसके अलावा और एक आध निगेटिव पॉइंट है तो सैकड़ों पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनकी हम आपके बदौलत पॉजिटिव पॉइंट पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे और करना चाहते हैं कि जो विधि व्यवस्था है इस वक्त, आप संतुष्ट हैं? विधि व्यवस्था से, विधि व्यवस्था तो जितनी अच्छी 2005 से 2010 के बीच में थी, उतनी विधि व्यवस्था अच्छी नहीं है, उतनी विधि व्यवस्था अच्छी नहीं है। और लेकिन जनता इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कभी जनता 2000 से पहले के युग में नहीं जाना चाहती है, लेकिन बहुत फार बेटर विधि व्यवस्था उस समय के विधि व्यवस्था से तो 15 साल, जो पिछले 15 साल नीतीश जी के पहले पिछले 15 साल का जो दौर था, और आज जो 15 साल का नीतीश जी के नेतृत्व में जो समय गुजरा है, जनता उसको कंपेरिजन करके इस आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेगी, और जनता निश्चित तौर पर एनडीए के पक्ष में वोट करेगी, और एनडीए 3/4 बहुमत लेकर बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। अजय बाबू, हमको एक चीज बताइए कि हर विधानसभा चुनाव में आप उन 15 साल, जो लालू जी का 15 साल रहा, लालू राबड़ी जी का जो 15 साल रहा, उससे आप तुलना करते हैं, कब तक तुलना करते रहेंगे उससे? आप बगल में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक से क्यों नहीं तुलना करते कि वो अपने 15 साल के कार्यकाल में उड़ीसा को कहां से कहां ले गए? कब तक 15 साल लालू जी वाला लेते रहिएगा? अब तो बहुत आगे निकलना है। आप लोग सुशासन की बात करते हैं। ये ठीक है कि हम लोग और इसको बेहतर कर सकते थे, करना चाहिए था, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये इशू, किसी के बुराई से तुलना करने से तो बेहतर है कि किसी की अच्छाई से तुलना किया जाए। ये इशू मतलब और अच्छा बिहार का विकास कैसे हो, बिहार बेहतरी की ओर कैसे जा सकता है, इसका सोच और परिकल्पना तो जो हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व, चाहे हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग तय करते हैं कि आखिर करना क्या है, और हम लोग तो पार्टी के सिपाही की तरह उसको फॉलो करने का काम करते हैं। उसको, आपके समझ से इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा? इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बिहार का विकास मुद्दा होगा। जैसे विकास तो हर बार आप करते हैं, विकास की बात तो वो भी करते हैं। वो विकास की बेईमानी, विकास की बात आप सुशासन के साथ विकास की बात करते हैं, वो तेज विकास की बात करते हैं। जो विकास का कभी सपना भी नहीं दिखा पाया, वो तेज विकास की बात क्या कर सकता है? उस पर जनता कैसे भरोसा कर सकती है? जो कुछ किया है भरोसा तो उसी से हो सकता है ना। हम किए हैं इसलिए जनता हम पर भरोसा करेगी। जो कभी कुछ किया नहीं, जिनके राज में लूट खसोट, जिनका राज इस बात का पर्यायवाची बन चुका था, लूट खसोट का, अत्याचार अपहरण का, उन पर कैसे जनता भरोसा कर सकती है? सवाल ही नहीं उठता है। और तेजस्वी जी भी अपना कभी कुछ अलग लालू जी से कोई छवि प्रस्तुत नहीं कर सके। जनता ये भी नहीं, उसके बीच ये भी नहीं मैसेज दे पाए कि हम बेटर हैं, चाहे कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे, ऐसा तो कभी कुछ लगा नहीं। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से प्रयास कर रहे हैं, मीनापुर, बिहार के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र जहां से आप प्रयास कर रहे हैं, वहां 2-3 बड़ा ज्वलंत समस्या है। बाढ़ पूरे बिहार की समस्या है, बाढ़ अकेले यहाँ की समस्या नहीं है। लेकिन आप जिस विधानसभा से आते हैं, वहां मीनापुर से कोदरिया तक कहा जाता है कि 8 या 12 किलोमीटर की दूरी में जो तटबंध खुला है, अगर उसको सिर्फ बना दिया जाए तो यहाँ बाढ़ की समस्या का निदान हो सकता है। बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन आज तक 7 दशक बीत जाने के बाद इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और दूसरा, उसी जगह पर चांदपरना के समीप एक पुल की मांग वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। चांदपरना में ही रिटायर बांध के नाम पर जो 105 किसानों का कुछ जमीन अधिग्रहित कर लिया गया था, लंबे समय से किसान प्रयास कर रहे हैं। ये 2-3 मुद्दा इस इलाके का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आप इसको कैसे फेस करेंगे? देखिए, चांदपरना पुल पर, चांदपरना घाट पर पुल का निर्माण एक लोग मांग करते रहे हैं, और मांग कब करना शुरू किए?
मांग करना शुरू किए लगभग 15 वर्षों से। 15 वर्षों से तो नहीं, जब रघई घाट पर पुल का निर्माण हो गया है, कोदरिया घाट पर पुल का निर्माण हो गया, तब लोग मांग करना शुरू किया। उनको आशा लगा, आशा और विश्वास जगा कि चांद पन्ना घाट पर ये विश्वास भी तो आपने ही दिया था ना। जी, विश्वास दिए हैं, और आने वाले दिनों में भरोसा है कि चांद पन्ना घाट पर पुल का निर्माण होगा। और विधायक जी अगर मन से प्रयास किए रहते, वो स्थल चयन का विवाद नहीं किए हुए रहते, हम समझते कि पुल बन गया होता। लेकिन स्थल चयन के विवाद में वो लटकाए। और बाढ़ की जो समस्या है, जो सिर्फ बांध नहीं है, कुछ दूरी में बांध नहीं है, कुछ दूरी में बांध नहीं है, तो उससे हम समझते हैं कि कितना किलोमीटर उस बांध के बन जाने 8 या 12 किलोमीटर बांध है। और ऑफ द रिकॉर्ड कहा यह जाता है कि प्रशासन उसको जानबूझ के खुला छोड़ दिया है ताकि शहर को बचाया जा सके। तो शहर को बचाने के लिए मीनापुर के लोगों को संकट में डाल दिया गया। तो इसके लिए आपके मन में क्या है योजना? इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि बांध बने, बांध का निर्माण हो और मीनापुर बचे बाढ़ से। और इसके अलावा जी हाँ बताइए। इसको निर्माण कराने का हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। आप जिस इलाके से आते हैं और उसके अलावा दूसरे भी कई इलाका, लेकिन आप जिस इलाके से आते हैं वो कृषि क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन करते हैं। यहाँ लीची भी बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, लेकिन मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोर नहीं है। मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज मीनापुर में नहीं है। नतीजा कि उनका जो उत्पादन होता है वो उसको संभाल नहीं पाते, 1-2 दिन में या तो बिका, अन्यथा वो बर्बाद हो जाता है। तो किसान बड़ी परेशानी में है। मुजफ्फरपुर में तो मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज है, लोग चाहें तो रख सकते हैं। नहीं, लोकल में नहीं है। लोकल में नहीं है। यहाँ पर भी कोल्ड स्टोरेज हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। कोई ऐसा क्या कहते हैं, उद्योगपति तैयार नहीं हुआ, हमको लगता है कि शायद बेनिफिट उनको नहीं लगता होगा, दिखता नहीं होगा। सरकार के स्तर पर तो कोई मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज शायद अभी नहीं है। लेकिन ये भारत सरकार इस लॉकडाउन की अवधि में जो तेज विकास के लिए जो पैकेज देने का काम किया है, उसमें इसके लिए 9 से 80 करोड़ रुपए का व्यवस्था की है सरकार। बिहार में भी उसके अंतर्गत पैसा आएगा और लीची आधारित उद्योग, मक्का आधारित उद्योग फैक्ट्री लगने की पूरी संभावना है यहाँ पर। तो उसी में मक्का पर आधारित ये फैक्ट्री लगने जा रहा है। आपको महनैया में लीची पर आधारित जूस फैक्ट्री लगने जा रहा है, इसके लिए तैयारी चल रही है। आपके प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है किसानों के लिए, जो आप 6,000 रुपया देते हैं साल में। आपने भी बहुत प्रचार किया था, सबको मिलना चाहिए, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि जिनके पास जमाबंदी नहीं है उनको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग छंट जाएंगे। ये स्वाभाविक है कि ये छटेंगे और जमाबंदी लोग बढ़ाने का भी काम करेंगे। हम समझते हैं कि जमाबंदी ठीक ठाक होने से जो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा समस्या है जमीनी विवाद, उसका भी समाधान हो पाएगा और इस दिशा में लोग बढ़ेंगे आगे, लोग कराने का काम करेंगे। आप प्रदेश में बीजेपी के किसान प्रकोष्ठ से जुड़े हुए थे कुछ दिनों के लिए। आप स्वयं भी एक बड़े किसान हैं, किसान के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसानों के लिए आपके मन में क्या योजना है? और किसानों के लिए योजना है कि एक अच्छा मार्केट मिले उनको। सबसे जरूरत तो ये है कि अच्छा मार्केट मिले किसानों को। बहुत सारी समस्याएं थी, उस समस्याओं को हम लोग हल करने का भी काम किए हैं। खाद की समस्या होती थी, बिजली की समस्या होती थी, लोग डीजल से पानी पटाने का काम करते थे, आज लोग बिजली से पानी पटा रहे हैं, बहुत लागत घटी है। और खाद की कालाबाजारी होती थी, वो भी रुक गई है। सही रूप से खरीदारी हो, विपणन के क्षेत्र में समस्या है। और हम समझते हैं कि
विपणन अगर सुदृढ़ हो जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या जो किसानों की है उसको हम लोग सोल्व कर सकेंगे उनको। अजय आज जी, हाँ जी बताइए। आज गेहूं का खरीद हो जाए या मक्का का खरीद हो जाए सरकारी दर पर तो बहुत बड़ा समस्या का समाधान हो जाए। और मीनापुर कृषि तो सब्जी आधारित है, धंधा है। सड़क बनने से आज मीनापुर का सब्जी बक्सर, आरा, गया, लखनऊ, वीरगंज, नेपाल तक जाता है और उससे अच्छा रेट भी किसानों को मिला है। यहाँ के किसानों को इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है। और छोटे छोटे व्यापारी भी व्यापार करके अजय जी हम लोग एक बार फिर से लौटते हैं राजनीति की तरफ, क्योंकि माहौल विधानसभा चुनाव का है। तो आपके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आपके बारे में ये प्रचारित किया जा रहा है, तो आप निर्दलीय भी लड़ जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे आप जरूर। देखिए, हम आपको पहले भी बताए हैं कि कोई भी मीनापुर से एनडीए का मीनापुर का लाल होगा। अपनी धरती अपना लाल, ये लोगों का नारा है। लोगों का नारा है अपनी धरती अपना लाल, अपना नेता अपना बेटा। तो आप इस परिस्थिति में हम निश्चित तौर पर मीनापुर के जो से उम्मीदवार होंगे एनडीए के, हम उनके साथ रहेंगे। एनडीए चुनाव जीत जाएगी ऐसा आपको लगता है? माहौल आपके पक्ष में है? एनडीए तो महागठबंधन को उसको बुरी तरह हराएगी, पराजित होकर महागठबंधन के उम्मीदवार। मीनापुर से अगर हम सिर्फ बात करें तो आपके जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, आपके मुन्ना यादव जी जो आरजेडी से हैं, जो पिछली बार बहुत मतों से चुनाव जीते थे, आपको 23,940 मतों से वो पराजित कराए थे। उनको टोटल 80,790 आया था, जवाब में आपको 56,850 मत ही आया था। जी जी। इतने मतों के अंतर से वो आपसे चुनाव जीते और आप इस बार कह रहे हैं कि वो जीतेंगे ही नहीं, हार जाएंगे। तो ऐसा क्या कर दिए वो 5 साल में कि आपको लगता है कि वो नहीं जीतेंगे? जब 81,000 उनको करीब वोट आया था, हमने अपने मित्रों को कहा था 80,790 करीब 81,000, 80,790 करीब 81,000 वोट हो जाता है। हम लोगों से कहते कि इस वोट को वो संभाल नहीं पाएंगे। वोट इसलिए नहीं संभाल पाए कि उनके अंदर जो एक नेता का गुण होना चाहिए, जो जनता के संभालने के लिए जो त्याग, समर्पण, विश्वास की जो बात होनी चाहिए, वो उनके अंदर नहीं रहा। आपके अंदर आप झूठ फेंक के बल पर वो राजनीति किए, वो लोगों को ठग करके वोट लिए। उनको था कि किसी भी प्रकार एक बार विधायक बन जाना है, इसलिए वो लोगों को तरह तरह से प्रलोभन दे करके वोट ले लिए। उनका जो कोर वोटर है, जो माई समीकरण है, चर्चा है कि आप उस कोर वोटर में हाथ लगा दिए हैं, वहां भी आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मिला रहे हैं। क्या ये सही है? एकदम सही है। कोई जाति, पिछले बार भी कोई जाति पाति का बंधन नहीं रहा था। लोग जाति पाति से, जात पात से उठ करके विधायक जी को विधायक बनाने का काम किया था। बहुत आशा और उम्मीद से विधायक बनाने का काम किया। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा और पूरी ईमानदारी के साथ, दिल से और शिद्दत के साथ कहता हूं कि वो अपने अधिकार और प्रभाव का इस्तेमाल 20% भी अगर जनता के लिए खर्च किए हो जाते तो मतलब कहा जा सकता है कि हाँ लड़ाई होती। लेकिन अपने अधिकार और प्रभाव का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने के लिए किए हैं। एकदम अपना घर कैसे जगमग हो इसका फिक्र, जनता का फिक्र नहीं किए। वो अपने जात तक का फिक्र नहीं कर पाए। जिन गरीब को न्याय दिलाना चाहिए था उसको न्याय नहीं मिला। जो लाठी, जिनके पास उनको लाठी दिखा उसको मदद करने का काम किए। हमेशा गरीब कमजोर को मदद करने का काम नहीं किए, लोगों को बरगलाने का काम किए। 5 से 6 फीट अपने स्वजाति के जाने वाले दरवाजे तक वो नहीं बनवा सके। वो चाहते तो बनवा सकते थे। तो हम अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि आप आने वाले चुनाव में एक ऐसे एक एनडीए का तो नेता चुने ही, साथ साथ ऐसे लोगों को चुनो जो मीनापुर का हो। ये मीनापुर की जनता की आवाज़ है
ये जनता ऐसा चाह रही है और ऐसे लोगों को चुनो कि आपकी सेवा कर सके, आपका आपकी हित का ख्याल रख सके, न कि फिर आपसे ठगे जाएं। और वैसे लोग जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जिनका सोच राजनीति में तो व्यापार बनाने का है, वैसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें। हम ये संदेश आपको जनता को देना चाहते हैं। धन्यवाद अजय जी। तो अभी आपने देखा अजय जी को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, और पूरे सभी सवालों का खुल करके इन्होंने जवाब दिया। किसी भी सवाल को ये सवाल से हटे नहीं, सभी सवालों पर अपना इन्होंने मंतव्य रखा और पूरे उम्मीद के साथ कि टिकट भी इन्हीं को मिलेगा और चुनाव भी एनडीए जीतेगी, इस पूरे विश्वास के साथ आपने अपनी बातों को जो बेबाकी से रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।